यदि आप कम समय में नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 के सारे पॉइंट को कवर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हैं, सही जगह क्लिक किए हैं। तो हाय दोस्तों, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलते हैं फैक्ट की ओर देसी गुरु के साथ। तो दोस्तों आज बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया कि किस तरह राष्ट्र भावना भारत में आए। तो दोस्तों पहले नेशनलिज्म की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। नेशनलिज्म यानी कि अपने राष्ट्र से प्रेम या सम्मान तथा देश के लिए कुछ भी कर मिटने की जो भावना होती है उसे नेशनलिज्म कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम अपने देश के सिंबल, उसके आइकन, उसके सॉन्ग, उसके आइडियाज़ से यदि संपर्क स्थापित करते हैं और हमें ये करने में आनंद आता है तो ये नेशनलिज्म है। बट सवाल यहाँ ये आता है कि ये नेशनलिज्म की भावना इंडिया में आई कैसे? जो देश कई सालों से गुलाम थे, सैकड़ों साल हो गए थे गुलामी के, अचानक उनके मन में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई? नेशनलिज्म की भावना आने के पीछे क्या कारण है? चलिए दोस्तों, तो आपको मैं बता ही देता हूँ। देखिए दोस्तों, वियतनाम या कोई अन्य कॉलोनी की तरह भारत में भी नेशनलिज्म का उदय होना प्रारंभ हो चुका था। वास्तव में कॉलोनियल राजा ने इन देशों पर, इनकी जनताओं पर काफ़ी अत्याचार किया, इनका मानसिक शारीरिक शोषण किया। लगभग सभी कॉलोनियल की समस्या एक होने के कारण सभी एक छत के नीचे आ चुके थे और इसी प्रकार नेशनलिज्म पूरे विश्व में प्रारंभ हो गया था। भारतीय उपमहाद्वीप पे नेशनलिज्म की बीज महात्मा गांधी ने बोया और वो इस तरह बोए कि आज इसका फल हमें देखने को मिल रहा है कि आप स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और मैं भी एक स्वतंत्र रूप से एक यूट्यूबर की तरह काम कर रहा हूँ। वरना हमारी और आपकी ऐसी किस्मत कहाँ, हम और आप किसी कोने में बैठ के अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे होते। तो दोस्तों जो बीत गई सो बात गई। शुरू करते हैं फिर से टॉपिक की ओर। देखिए, नेशनलिज्म की भावना का उदय का पहला श्रेय जाता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाली थी। ये घटना बहुत ही विशाल और बहुत ही भयावह थी। युद्ध के कारण नई आर्थिक और सामाजिक नीति लागू की गई, काफ़ी बदलाव हुआ, जिस कारण इन्हें बहुत सारे खर्च की आवश्यकता थी ताकि ये रक्षा व्यवस्था को सशक्त कर सके, जिस कारण इन लोगों ने बहुत सारे टैक्सेस को अप्लाइड किए, जिसके अंतर्गत राज्य में करों की वृद्धि कर दी गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, पहली बार आयकर भी लेना प्रारंभ किया गया। इन करों के चलते कीमतें दोगुनी हो गई। 1913 से 1918 के बीच में लगभग हर एक वस्तु की कीमत दोगुनी हो गई थी। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। ग्रामीण युवकों को ज़बरदस्ती भारतीय सेना में भर्ती किया जाता था, जिससे कि ग्रामीण में काफ़ी द्वेष की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। युद्ध में काफ़ी बम, गोले, तोप का इस्तेमाल हुआ था, जिससे कि वातावरण काफ़ी दूषित हो गया था। इतना दूषित हुआ था, इसका असर फसलों पे हुआ। लगभग उस दशक में यानी कि 1919 से 1921 के बीच में किसी भी जगह अच्छी फसल नहीं हुई और अच्छी फसल नहीं होने के कारण चारों तरफ हर क्षेत्र में खाद्य पदार्थ की भारी कमी हुई। और उसी दौर में फ्लू नाम की एक महामारी फैली थी, जो 1921 के जनगणना में ये साफ स्पष्ट कराती है कि इस बीमारी के चलते लगभग 120 से 130 लाख लोग मरे। लोगों को ये उम्मीद था कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म के बाद लोगों की सभी समस्याओं का समाधान होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लोग इस से भी उदास हो गए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह महात्मा गांधी का ये ब्रह्मास्त्र था। महात्मा गांधी जब जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में चल रही नस्लभेदी सरकार के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ा था, जो एक सफलतापूर्वक आंदोलन का रूप धारण भी किया। इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध किए। इसका तात्पर्य यह था कि सत्य के रास्ते पर चलते हुए अपनी बातों को मनवाना या आग्रह करना। महात्मा गांधी जी का ये विश्वास था कि पूरे भारतवर्ष में यदि एक धर्म, यदि सत्य के धर्म, अहिंसा के धर्म पर लोगों को जोड़ा जाए तो ये एक सूत्र में पूरे भारतवासी बन सकते हैं। भारत में महात्मा गांधी ने अनेकों शहरों में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 बिहार के चंपारण दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ यहाँ के किसानों को जागरूक किया, यहाँ के किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया और वहाँ सफलता भी प्राप्त की। 1917 में गुजरात के खेड़े जिले
के किसान तथा 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच भी यह आंदोलन को काफ़ी जोर तोड़ से संभाला, जहां उन्हें सफलता भी मिली और दृढ़ निश्चय भी प्राप्त हुआ। उन्हें अब विश्वास होने लगा था कि भारत में ये आंदोलन यहाँ की गुलामी की जंजीर को तोड़ने में हर तरह से सक्षम है। द रोलेट एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने देखा कि भारतीय लोकल क्रांतिकारी की जो मनोशक्ति है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, वो ज़्यादा उग्र होते जा रहे हैं और देश को अराजकता की स्थिति में लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ समय गंवाए बिना इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को सूचना दी और उन्होंने फौरन ही एक एक्ट पारित किया जिसे रोलेट एक्ट कहा गया। एक्चुअल में इस एक्ट के अनुसार अंग्रेजी सरकार किसी भी भारतीय नागरिक को बिना किसी कोर्ट ट्रायल के 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी और यदि चाहे तो उसे सजा भी दे सकती थी। इन शॉर्ट कहा जाए तो उस समय के भारत में हो रहे या यूं कहे लड़ रहे बढ़ रहे राजनीतिक षड्यंत्र को कुचलने का एक माध्यम रोलेट एक्ट हुआ। इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की अगुवाई में हड़ताल शुरू किया गया। विभिन्न शहरों में जुलूस रैलियां का आयोजन किया गया। रेलवे कर्मचारी, बैंक, दुकानदार, संचार विभाग, सभी तरह के जितने भी कामकाज लोग थे सभी हड़ताल पर चले गए। किसी ने अपना कामकाज छोड़ दिया, जिस कारण आंदोलन इतनी बड़ी हो गई, उग्र हो गई, जो उस समय के भारतीय महाद्वीप की आय व्यवस्था को ठप कर दिया। आंदोलन का बढ़ता रूप को देखते हुए सभी लोकल नेताओं को जेल में डालना प्रारंभ कर दिया। इस घटना से आंदोलन की जो मानसिकता थी और तीव्र हो गई। अंततः 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे जुलूस पर गोली चला दी। इस गोलीकांड में कई सारे बेकसूर लोग की मौत हुई और अंग्रेज सरकार स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया। मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों, मार्शल लॉ मतलब आज जो सेक्शन 144 होता है जिसमें भीड़ जमा नहीं की जा सकती है, यदि किया जाए तो इस सरकार के खिलाफ एक कठोर कदम होता है। ठीक उसी तरह उस जमाने में मार्शल लॉ भी था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में दूर दराज से लोग आए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ वैसाखी की पावन त्यौहार चल रही थी और वहाँ वो लोग शरीक होना चाहते थे। उसी के साथ सैकड़ों की संख्या में क्रांतिकारी लोग भी थे। शायद वो लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए वहाँ आए हों, लेकिन उस जगह पे पहले से ही मार्शल लॉ लागू हो चुका था, जिसकी जानकारी उन लोगों को नहीं थी। यदि होती तो शायद वहाँ वो जमा नहीं हो पाते, लेकिन बहरहाल उन लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। जनरल डायर ने जब जन सैलाब देखा तो उसे लगा कि ये सभी उपद्रवी हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को फायर करने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते भीड़ लाशों की ढेर में तब्दील हो गई। जैसे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर देश के अन्य क्षेत्रों में पता चला, लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने भारी मात्रा में सरकारी संपत्तियों को क्षतिग्रस्त करना प्रारंभ कर दिया। भीषण अगजनी हुई। पूरा देश मानो युद्ध क्षेत्र बन चुका है। इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने काफ़ी आक्रामक व क्रूर रूप अपना लिया था। यहाँ के क्रांतिकारियों को नीचा दिखाने के लिए इन्हें बांध कर घसीटा जाता था, इनसे जूता साफ कराया जाता था और कुछ क्रांतिकारियों को तो जमीन में नाक रगड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया गया था। आम जनताओं पर कोड़े बरसाने लगे थे। गांव में अंधाधुंध बमबारी प्रारंभ कर दी गई थी। हिंसा के इस भयानक मंजर ने महात्मा गांधी की आत्मा को झकोड़ के रख दिया। उन्होंने फौरन ही इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। मानता हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बड़ा घटना था, लेकिन इतने बड़े घटना होने के बावजूद भी उस समय इस घटना की जानकारी भारत के अन्य भागों तक नहीं पहुंच सका। ये कुछ ही भाग तक सीमित रह गया। गांधी जी इससे भी बड़ा आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में हिंदू मुस्लिम एकता की दीवार खड़ी थी जो उनको गिराना अत्यावश्यक था। तो दोस्तों अगले वीडियो में इसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। आशा करते हैं यदि यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें